पर्यावरण का शिक्षण शास्त्र पेडागोजी ऑफ ईवीएस के लेक्चर 2 में आप लोगों का स्वागत है। लेक्चर 1 कल मैंने आप लोगों को प्रोवाइड किया था। लेक्चर 1 में मैंने आप लोगों को पर्यावरण के अर्थ, स्वरूप, पर्यावरण शिक्षण का जो एकीकृत उपागम है, इंटीग्रेटेड अप्रोच है, पर्यावरण के लिए विद्यालय स्तर पर जो पाठ्यचर्या है, करिकुलम है, उन सारी बातों को मैंने कल के लेक्चर में बतलाया था। और मैंने यह भी कहा था कि पूरे पर्यावरण का जो शिक्षण शास्त्र है वो मैं आप लोगों को कुल मिलाकर 3 लेक्चर में प्रोवाइड कराऊंगा। तो ये दूसरा लेक्चर है। इस लेक्चर में हम लोग पर्यावरण के अधिगम, पर्यावरण के शिक्षण, पर्यावरण के लिए अपनाई जाने वाली जो शिक्षण विधियां हैं उस पर चर्चा करेंगे। यहाँ एक बात आप लोग ध्यान में रख लें, किसी भी विषय का शिक्षण शास्त्र पढ़िएगा ना तो उसमें आपको अधिगम पढ़ना ही पड़ेगा। शिक्षण के जो सिद्धांत हैं उस विषय के वो पढ़ना पड़ेगा। और ये सभी विषयों के लिए आपको कॉमन हुआ करती है। ऐसा नहीं कि पर्यावरण में अधिगम कुछ अलग हो जाएगा, पर्यावरण के शिक्षण शास्त्र में जो अधिगम टॉपिक है वह अलग हो जाएगा और भाषा के शिक्षण शास्त्र में जो अधिगम टॉपिक है वह अलग हो जाएगा, ऐसी बात नहीं। तो वो आपको सेम हुआ करती है, हालांकि थोड़ा मोड़ा अंतर होता है। यानी अधिगम आपको करवाना है तो पर्यावरण विषय की दृष्टि से करवाना है, ये थोड़ा सा अंतर आपको होता है, ठीक है। इसलिए इस बात को लेकर आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए हम लोग जानते हैं आज के लेक्चर में सबसे पहले पर्यावरण के अधिगम के बारे में। तो अधिगम क्या है, लर्निंग क्या है, ये तो आप लोग जानते हैं। अधिगम मीन्स सीखना। व्यवहार में जो अस्थाई परिवर्तन होता है उसे ही हम अधिगम कहते हैं। अधिगम एक प्रक्रिया भी है, एक परिणाम भी है। अधिगम जो है वह जीवन भर चलने वाली क्या है, प्रक्रिया है। और अधिगम जो है एक विवेकपूर्ण कार्य है। अधिगम जो है वह प्रकृति के साथ अनुकूलन है। ये आपको अधिगम है। अधिगम का कुछ प्रकार है जो कि सभी विषयों के लिए सेम है। अधिगम का प्रकार, ठीक है, टाइप्स ऑफ लर्निंग। अधिगम का मुख्य रूप से आपको 3 प्रकार होता है। अधिगम का मुख्य रूप से 3 प्रकार होता है। एक होता है आपको संज्ञानात्मक अधिगम। ध्यान दीजिएगा, सब विषय के में ये काम आएगा, यानी सीडीपी में भी आएगा, भाषा में भी ये काम आएगा। अधिगम का एक प्रकार है आपको संज्ञानात्मक अधिगम। अधिगम का दूसरा प्रकार है भावात्मक अधिगम। भावात्मक अधिगम। और अधिगम का तीसरा प्रकार है आपको कौशलात्मक अधिगम। कौशलात्मक अधिगम एक कॉग्निटिव लर्निंग है, दूसरा आपको इमोशनल लर्निंग है, और तीसरा आपको जो है वह क्या है, कौशलात्मक ना इसकी लर्निंग है, ठीक है। ये 3 प्रकार का लर्निंग होता है। तो संज्ञानात्मक अधिगम क्या है, तो जो भी ज्ञान में परिवर्तन आ रहा है, ठीक है, जो बुद्धि में तीक्ष्णता आ रही है, वो क्या है, आपको संज्ञानात्मक अधिगम है। ऐसा अधिगम जिससे कि संवेगों का विकास होता है। संवेग भावनाएं आप लोग जानते हैं, ईर्ष्या, डर, क्रोध, प्रेम, ये सब संवेग है और उनका एक संतुलित विकास प्रत्येक मनुष्य में होना चाहिए। तो ऐसा अधिगम जिससे संवेगों का सकारात्मक विकास होता है उसको हम भावात्मक अधिगम कहते हैं। और ऐसा अधिगम जिससे कि हम कुछ कौशल सीखते हैं ना,
मन और शरीर के समन्वय के द्वारा हम कोई कार्य करना सीखते हैं, जैसे लिखना सीखते हैं या हल चलाना सीखते हैं, मोटर चलाना सीखते हैं, तो ये आपको क्या है, कौशलात्मक अधिगम है। इस तरह से अधिगम 3 प्रकार, यदि वैसा अधिगम जिनसे कि ज्ञान में सकारात्मक परिवर्तन होता है उसे संज्ञानात्मक अधिगम कहते हैं। वैसा अधिगम जिससे कि संवेगों का संतुलित विकास होता है मनुष्य में, उसको हम भावनात्मक अधिगम, और वैसा अधिगम जिससे कि कौशल का, स्किल का न, किसी कार्य का जो है के बारे में लोग सीखते हैं न, तो उसको हम क्या कहते हैं, कौशलात्मक अधिगम कहते हैं। तो इस तरह से ये अधिगम के 3 प्रकार हो गए। अधिगम क्या है, अधिगम के प्रकार क्या है, वो भी समझ गए। देखिए अब मैं आप लोगों को अधिगम का नियम बता रहा हूं। क्या बता रहा हूं, अधिगम का नियम, रूल ऑफ लर्निंग। अधिगम का नियम थॉर्नडाइक महोदय ने, थॉर्नडाइक महोदय आपको याद होगा, प्रयत्न और भूल का सिद्धांत थॉर्नडाइक का ही है। शिक्षा मनोविज्ञान में थॉर्नडाइक किसी परिचय के मुहताज नहीं है। इसी थॉर्नडाइक ने अधिगम के 3 नियम दिए, और ये नियम कौन कौन सा है, तो एक है आपको अभ्यास का नियम। ध्यान दीजिए, थॉर्नडाइक ने अधिगम के 3 नियम बताए। अभ्यास का नियम, दूसरा उन्होंने बताया तत्परता का नियम, और तीसरा उन्होंने बताया प्रभाव का नियम। ठीक है, थॉर्नडाइक ने अधिगम के कितने नियम, 3। लॉ ऑफ एक्सरसाइज या रूल ऑफ एक्सरसाइज, रूल ऑफ रेडीनेस और रूल ऑफ इफेक्टिविटी, ये 3 रूल दिए थॉर्नडाइक ने। तो अभ्यास का नियम कहता है कि जितना अधिक अभ्यास होगा उतना ही कोई भी व्यक्ति किसी अधिगम में दक्ष होगा। मान लीजिए कोई लिखने का अधिगम प्राप्त करता है, तो वह जितना अभ्यास करेगा लिखने का, वह लिखने के लेखन अधिगम में उतना ही क्या होगा, दक्ष होगा। तत्परता का नियम, यह नियम कहता है कि अधिगम तब जो है अधिक सफल होती है, सीखने की क्रिया तब अधिक सफल होती है जब सीखने वाला सीखने के प्रति जो है तत्पर होते हैं, रेडी होते हैं। और तीसरा है आपको प्रभाव का नियम। कोई भी अधिगम तब और अधिक सफल होता है जब उस अधिगम का कोई सकारात्मक प्रतिफल निकलकर सामने आता है। ठीक है, जब उसका कुछ रिजल्ट लोग प्राप्त करता है तो वह अधिगम और अधिक क्या होता है, प्रभावी होता है। उस अधिगम के प्रति लोग और अधिक कॉन्शस होते हैं। तो ये आपको अधिगम का 3 नियम थॉर्नडाइक के द्वारा दिया गया है। अभ्यास का नियम, तत्परता का नियम, प्रभाव का नियम। अभी तक आप लोगों ने क्या सब समझा, अधिगम क्या है, अधिगम के प्रकार, अधिगम के नियम। अब देखिए, अभी मैं केवल अधिगम बता रहा हूं, पर्यावरण का अधिगम यहाँ टॉपिक है। तो ये जो अधिगम बता रहा हूं यह पर्यावरण में भी के लिए भी उपयोगी है, पर्यावरण पढ़ाने के लिए भी, या पर्यावरण के अधिगम के लिए भी या उपयोगी है, और अन्य विषयों के अधिगम के लिए भी या क्या है, उपयोगी है। हाँ, पर्यावरण के अधिगम के लिए कुछ खास बात भी हमको ध्यान में रखनी है, वो मैं बाद में बताऊंगा। ठीक है, वैसे भी आप लोगों के पास सक्सेस मास्टर का यदि गाइड होगा तो पर्यावरण के शिक्षण शास्त्र के अंतर्गत चैप्टर नंबर 2 आप लोग पलटाइएगा तो ये थ्योरियां आप लोगों को मिलेगी। तो इनको समझने के बाद उनको भी पढ़िएगा तो पूरी तरह दिमाग में आ जाएगी। अब हम लोग अधिगम के सिद्धांत, ध्यान दीजिए, अधिगम के सिद्धांत, ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग, इसको समझ लेते हैं। देखिए, अधिगम का बहुत सारा सिद्धांत है।
लेकिन यहाँ पर आप लोगों को मैं 5 सिद्धांत बताने जा रहा हूँ जो कि आप लोगों के लिए उपयोगी है। एक है आपको प्रयत्न तथा भूल का सिद्धांत, प्रयत्न तथा भूल का सिद्धांत, ठीक है, ट्रायल एंड एरर मेथड। ये प्रयत्न तथा भूल का जो अधिगम का सिद्धांत है, यह दिया था आपको थॉर्नडाइक ने, याद रखिएगा, थॉर्नडाइक ने बिल्ली पर प्रयोग किया था। थॉर्नडाइक आप लोगों को पता होगा। यह सिद्धांत कहता है कि सीखने की प्रक्रिया में गलती करना स्वाभाविक है और सीखने की प्रक्रिया में गलती होगी ही, लेकिन लगातार अभ्यास के बाद जो है गलतियों की संख्या कम होती जाएगी और एक ऐसा भी समय आएगा जब गलती बिल्कुल जो है वह बाहर हो जाएगा और सीखने की प्रक्रिया पूरे सफलतापूर्वक संपन्न हो जाएगी ना। तो प्रयत्न और भूल का सिद्धांत यह हमको बताता है कि सीखने की प्रक्रिया में गलतियां जो है स्वाभाविक है बच्चों के द्वारा, और प्रयत्न और भूल के द्वारा ही बच्चे सीखने का काम करते हैं। तो ये अधिगम का पहला सिद्धांत हो गया ना। दूसरा सिद्धांत है शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत। दूसरा सिद्धांत क्या है? शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत, ठीक है। शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत क्लासिकल कंडेंस, आपको अंग्रेजी होगा क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी या क्लासिकल कंडीशन का प्रिंसिपल। यह सिद्धांत आपको दिया था किसने? पॉवलोव ने। याद होगा आप लोगों को, शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत किसने दिया था? पॉवलोव ने। पॉवलोव ने इसके लिए एक प्रयोग भी किया था, आपको वहीं बंद कर दिया था वो बॉक्स में, अथी को बॉक्स में नहीं, पॉवलोव थ्योरी जो है आपको कुत्ता के गले में चीर दिया था, लार जो इकट्ठा किया था। हाँ, यही है आपको पॉवलोव के शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत। तो घंटी बजाने के बाद भी भोजन नहीं आया सामने में, फिर भी कुत्ता का उतना ही लार आता था, पढ़े होंगे आप लोग। तो वही है आपको शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत। यह सिद्धांत कहता है कि कृत्रिम उद्दीपन से भी, शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत कहता है कि कृत्रिम उद्दीपन से भी अपेक्षित अनुक्रिया जो है उत्पन्न की जा सकती है लगातार एक ही प्रकार के प्रहार से या एक ही प्रकार के अभ्यास के द्वारा। यह है आपको शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत। आप लोग को हमने वो पढ़ाया हुआ है, तो उसको आप लोग दिमाग में सेट कर लें। तो यह सिद्धांत किसने दिया? पॉवलोव ने। ये अधिगम का क्या हो गया? दूसरा सिद्धांत। तीसरा सिद्धांत है आपको क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत। क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत, यह सिद्धांत दिया था किसने? स्किनर ने। किसने दिया था आपको? स्किनर ने। और यह सिद्धांत कहता है कि पर्यावरण में सक्रिय होकर जब कोई भी जीव कार्य करता है ना, तो उसका अधिगम जो है वह अधिक सफल हो पाता है। ये सब सिद्धांत आप लोगों को मैंने पहले भी पढ़ाया है, अभी फिर। चौथा है अंतर्दृष्टि या सूझ का सिद्धांत। यह सिद्धांत कोहलर ने दिया था। यानी आंतरिक अंतर्दृष्टि जिसकी जितनी मजबूत होती है ना, जो जितना कल्पना कर सकता है उतना ही वह सफल तरीके से अधिगम कर सकता है। यह है अंतर्दृष्टि या सूझ का सिद्धांत। इस पर एक वीडियो भी बनाकर मैंने डाला हुआ है। तो ये दिया है आपको कोहलर ने। उसके बाद पांचवा है पदानुक्रमिक अधिगम का सिद्धांत।
ये दिया है आपको गेने ने। मैं इस पर अभी इसलिए बहुत चर्चा नहीं कर रहा हूँ क्योंकि अधिगम चैप्टर में या अधिगम का जो वीडियो है उसमें मैंने ये सारी बातें आप लोगों को बताई हुई है। तो अभी उस समय को लैप्स करना होगा, और यदि आप लोगों ने उसको नहीं पढ़ा तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। मैं आपको वीडियो का लिंक जो है वह ग्रुप में दे दूंगा, तो आप उसको देख लीजिएगा, ठीक है। तो ये अधिगम के आपको क्या हो गए, 5 सिद्धांत हो गए। अब हम लोग अधिगम का तो ये 5 सिद्धांत हो गया जो विभिन्न मनोवैज्ञानिकों के द्वारा दिया गया है। इसके अलावे भी अधिगम के कुछ क्या है, सिद्धांत है। जैसे कि एक आपको क्रियाशीलता का सिद्धांत है। यह सिद्धांत कहता है कि सीखने की प्रक्रिया में कोई भी जो सीखने वाला है, अधिगम करता है, वह जितना अधिक क्रियाशील होगा तो उतना ही वह अच्छी तरह सीख पाएगा। तो इसलिए क्रियाशीलता के सिद्धांत को अपनाते हुए यह हम लोगों को एक शिक्षक के रूप में यह बात बतलाई जाती है कि कक्षा में जो है अधिक से अधिक गतिविधियों के द्वारा क्या करना है, पढ़ाना है, क्योंकि गतिविधियों के माध्यम से बच्चे क्रियाशील होते हैं और वे आसानी से सीखते हैं। तो ये 5 के अलावे आपको अधिगम का क्या हो गया, 6ठा सिद्धांत हो गया। फिर अभिप्रेरणा का सिद्धांत, ये भी अधिगम का क्या है, एक सिद्धांत है जो हमको कहता है कि मोटिवेशन ही अधिगम का प्रमुख कारण है। हमको हमेशा सकारात्मक अभिप्रेरणा बच्चों को प्रदान करनी चाहिए। उसके बाद निश्चित उद्देश्य का सिद्धांत, नियोजन का सिद्धांत, आवृत्ति का सिद्धांत, ठीक है, लोकतांत्रिक या प्रजातांत्रिक मूल्यों का सिद्धांत, ये सब आपको अधिगम के और क्या है, सिद्धांत है इस 5 के अलावे। और ये जितने भी अधिगम के सिद्धांत हैं वो केवल पर्यावरण के अधिगम के लिए नहीं है, अन्य विषयों के अधिगम के लिए भी यह है। तो यह टॉपिक आपको अदर सब्जेक्ट के जो पेडागोजी हैं उनके लिए भी क्या है, उपयोगी है। क्योंकि मैं आप लोगों को पर्यावरण का शिक्षण शास्त्र समग्र रूप से पढ़ाना चाह रहा हूँ, इसलिए इस टॉपिक को भी मैं संक्षेप में आप लोगों को बता दिया। एनसीईआरटी 2005 कहती है कि बच्चों को पर्यावरण जो है वह 6 खंडों में बांट करके क्या करना है, पढ़ाना है। भोजन, ये 6 खंड जो है, परिवार और मित्र, भोजन, पानी और जल, पानी या जल, आवास, यात्रा और हम चीज़ें कैसे बनाते हैं, ये 6 टॉपिक है जिसमें हम लोगों को वर्ग 3, 4, 5 में पर्यावरण के अंतर्गत क्या करना है, पढ़ाना है। देखिए, पर्यावरण के अधिगम में ये बात हम लोगों को ध्यान में रखनी है कि पर्यावरण का सफल अधिगम बच्चे तभी कर पाएंगे जब उसे हम पर्यावरण के बीच जाने का अवसर दें। यदि प्रकृति के बीच जाकर वह यथार्थ अनुभव करेंगे तो फिर पर्यावरण शिक्षण जो है वह अधिक क्या हो पाएगा, प्रभावी हो पाएगा। अब हम लोग जानते हैं कि पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण की कौन कौन सी विधियां हैं। अब हम लोग क्या जानेंगे, पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण की कौन कौन सी विधियां हैं, फिर प्रयोगात्मक कार्य, फिर सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। तो ऐसा करते हैं कि आप लोगों को बोले तो 3 थे लेकिन 4 कर देते हैं, हम 2 वीडियो और बना देते हैं। तो एक में आपको पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण का जो भी तरीका है, गतिविधि और प्रयोगात्मक कार्य के बारे में बता दूंगा, और फिर एक वीडियो में हम पर्यावरण अध्ययन में जो है आकलन और मूल्यांकन किस तरह से करेंगे, साथ ही साथ पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण से जुड़ी हुई कौन कौन सी समस्याएं हैं, तो ये 2 टॉपिक मैं चौथे वीडियो में कर दूंगा। तो इस तरह से ये आप लोगों का खत्म हो जाएगा। धन्यवाद।